हेलो दोस्तों। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वीडियो सीरीज़ का आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हमने अध्याय 3 और 4 की धारा 51 से 75 तक लिए हैं, जिसमें मुख्य रूप से नगरपालिका के कार्य संचालन तथा वार्ड समिति से संबंधित सवाल हैं। इसी के साथ नगरपालिका की संपत्ति से संबंधित धाराएँ हैं। इस वीडियो में हमने कुल 30 सवाल लिए हैं। अगर आपने हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों में से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, 1 वर्ष में नगरपालिका की न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। तथा दूसरा कथन है, नगरपालिका के 1/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर अध्यक्ष 7 दिनों में विशेष बैठक बुलाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अनुसार नगरपालिका की सामान्य या साधारण बैठक 60 दिनों के भीतर एक बार होगी। इसके अलावा एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। तो कथन पहला सही है। इसके साथ ही नगरपालिका में कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा अनुरोध करने पर अध्यक्ष 7 दिनों में विशेष बैठक बुलाएगा। तो ये जो 1/4 है, इसकी जगह 1/3 सदस्य अगर हों, उनके अनुरोध पर ही अध्यक्ष 7 दिनों में विशेष बैठक बुलाएगा। तो कथन दूसरा गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में नगरपालिका की वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख है? वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख। सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 60। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 में वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख किया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 में वार्ड समिति के सामान्य कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, धारा 60। प्रश्न 3 है, नगरपालिका का सदस्य नगरपालिका के साथ किसी भी संविधा में कोई हित या हिस्सा रखता है तो जुर्माना देय होगा। नगरपालिका का कोई सदस्य नगरपालिका के साथ किसी भी संविधा में कोई हित या हिस्सा रखता है तो उसका जो जुर्माना है वह है 5,000 रुपये, ऑप्शन 4। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 65 के तहत नगरपालिका का कोई भी सदस्य नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या उसकी ओर से किसी भी संविधा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित या हिस्सा रखता है तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना देय होगा। सही उत्तर है ऑप्शन 4, 5,000 रुपये। प्रश्न 4 है, नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 यानी धारा को सूची 2 से यानी संबंधित प्रावधान से मैच करना, मिलाना है। तो जो धारा 52 है, पहला है धारा 52, यह है सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार। तो धारा 1 को मिलाएंगे 4 से। धारा 57 है वार्ड समिति का अध्यक्ष, बी को मिलाएंगे 3 से। 4-3। धारा 53 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, यानी 2 से। और धारा 56 है सदस्यों से भिन्न व्यक्ति वार्ड समिति में कार्य करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1, ऑप्शन 2। प्रश्न 5 है, किसी नगरपालिका में कितनी जनसंख्या होने पर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है? वार्ड समितियों के गठन के लिए जनसंख्या। सही उत्तर है 3 लाख या अधिक, ऑप्शन 4। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार 3 लाख या अधिक की जनसंख्या होने पर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 1 से अधिक वार्ड हो सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, वार्ड समितियाँ। 3 लाख या अधिक की जनसंख्या। प्रश्न 6 है, नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपचुनाव से निर्वाचित होते हैं तो 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस नहीं दिया जा सकता। यह कथन गलत है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 में नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है, जिसके अनुसार किसी नगरपालिका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता। पहला कथन सही है। इसी तरह से यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपचुनाव से निर्वाचित होता है तो उनके आधे कार्यकाल के पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता। तो यह कथन जो है 1 साल वाला जो कथन है, यह कथन गलत है। इसी तरह से यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता तो बैठक से अगले 2 साल तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, यानी कथन दूसरा भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 7 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड में क्रमशः अधिकतम कितनी अन्य समितियां गठित की जा सकती है? अधिकतम समितियां जिनका गठन किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, 8, 6 और 4, यानी नगर निगम में 8, नगर परिषद में 6 तथा नगर पालिका में 4 अन्य समितियां गठित की जा सकती है। इन समितियों का गठन नगरपालिका के गठन से 90 दिनों के भीतर किया जाता है। यदि नगरपालिका ऐसा करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार ऐसी समितियों का गठन करेगी। सही उत्तर है 8, 6, 4, ऑप्शन 2। प्रश्न 8 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य और अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे? सही उत्तर है ऑप्शन 4, धारा 66। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 66 के तहत नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, अधिकारी, सेवक, नगरपालिका कर्मचारी और नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार और पट्टेदार के सेवक भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। 9 है, नगरपालिका की वार्ड समिति में गणपूर्ति कोरम होगा। कोरम की जो संख्या है वो कितनी होगी? सही उत्तर है ऑप्शन 1, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य। नगरपालिका की वार्ड समिति में अध्यक्ष सहित 3 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। ऑप्शन 1। प्रश्न 10 है, नगरपालिका की कार्यपालक समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा हमें सही कथन बताना है। ठीक है। पहला कथन है, नगरपालिका की कार्यपालक समिति के संबंध में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के तहत नगरपालिका में एक कार्यपालक समिति होगी जो निम्नलिखित से गठित होगी। नगरपालिका का अध्यक्ष, नगरपालिका का उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता। नगर निगम या नगर परिषद के मामले में 7 सदस्य होंगे जिनमें 2 सदस्य महिलाएं होंगी। नगरपालिका बोर्ड के मामले में नगरपालिका बोर्ड द्वारा निर्वाचित अधिकतम 5 सदस्य होंगे। नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होगा। तो यह कथन सही है। इसका उल्लेख धारा 55 में है। इसी तरह से जहां नगर निगम है वहां इस समिति में 7 सदस्य होंगे। नगर निगम में 7 है जिसमें से 2 महिलाएं होंगी, यह कथन भी सत्य है। नगरपालिका का मुख्य नगरपालिका अधिकारी इसका पदेन सचिव होगा, यह कथन भी सत्य है। तो इस तरह से तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न 11 है, नगरपालिका की वार्ड समिति में अधिकतम कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है? वार्ड समिति में सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5 सदस्य। नगरपालिका की वार्ड समितियों में नगरपालिका का विशेष ज्ञान रखने वाले अधिकतम 5 लोगों को नगरपालिका द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचित होने के लिए अयोग्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनीत नहीं किया जा सकता। सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5। प्रश्न 12 है, नगरपालिका की वार्ड समितियों में सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए संकल्प आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन 4, सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 56 के तहत
कार्यपालक समिति को छोड़कर विशेष ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्तियों को वार्ड समितियों में नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए सदस्यों की कुल संख्या कम से कम आधे सदस्यों का संकल्प आवश्यक है, लेकिन किसी समिति में इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न 13 है, नगर पालिका की वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। इसी तरह से कथन 2 है, नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया हो जिसका सदस्य अध्यक्ष नहीं है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 57 के अनुसार नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। इसके साथ ही नगर पालिका का उपाध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया हो जिसका सदस्य अध्यक्ष नहीं है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। तो इसके मतलब है ये दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्रश्न 14 है, नगर पालिका की किसी समिति की साधारण बैठक कितने माह में होनी चाहिए। साधारण बैठक कितनी माह में होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 2 माह में। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 58 में नगर पालिका की किसी समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत साधारण बैठकें 2 माह के भीतर होनी चाहिए। यदि समिति का अध्यक्ष 15 दिनों से अधिक समय के लिए बैठक से अनुपस्थित रहता है तो नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समिति की बैठक बुला सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 माह। अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 है, वार्ड समितियों के कार्य और कार्यवाही उसके सदस्यों की निर्हता के कारण प्रभावित नहीं होगी। इसका उल्लेख किस धारा में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, धारा 62। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 62 के तहत किसी समिति के सदस्य या अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की कोई अयोग्यता नगर पालिका या समिति द्वारा पहले से किए गए किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगी। इसी तरह किसी सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्वाचन याचिका के बाद अयोग्य घोषित किया जाता है तो पहले के कार्य या कार्रवाई वैध रहेगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 4, धारा 62। प्रश्न 16 है, अमृत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अमृत मिशन का पूरा नाम अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को शहरी भारत के कायाकल्प के लिए अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को हुई है, न कि 2016 को। इस मिशन का नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी मंत्रालयों का मामलों का मंत्रालय है। तो कथन दूसरा सही है। इसी तरह से मिशन के अंतर्गत देश के 500 शहर शामिल है। यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, अमृत मिशन के तहत राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है। अमृत मिशन के तहत राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया है। इसका उत्तर है सही ऑप्शन 3, 29 शहर। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। अमृत मिशन के तहत राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया है। ऑप्शन 3। प्रश्न 18 है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है, इसकी धारा 70 में भूमि को अनिवार्य अर्जन का उल्लेख है। दूसरा कथन है, नगर पालिका के अनुरोध पर जिला कलेक्टर किसी भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करेगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 70 में भूमि का अनिवार्य अर्जन का प्रावधान है, यानी पहला कथन सही है। इसके साथ ही इसके अनुसार नगर पालिका के अनुरोध पर राज्य सरकार किसी भूमि को अनिवार्य अधिग्रहण करेगी तथा नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा। तो केवल कथन 1 सही है, दूसरा कथन गलत है, यानी जिला कलेक्टर नहीं करेगा, राज्य सरकार अधिग्रहण करेगी। तो कथन 1 सत्य है, दूसरा गलत है।
प्रश्न 19 है, नगर पालिका किसके द्वारा संपत्ति का अर्जन कर सकती है? नगर पालिका किसके द्वारा संपत्ति का अर्जन कर सकती है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69 के तहत नगर पालिका राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से किसी संपत्ति को करार द्वारा, विनिमय द्वारा, भाड़े या पट्टे पर लेकर सकती है। यानी करार, विनिमय या पट्टे पर, यानी ऑप्शन 3। सही उत्तर है ऑप्शन 3, करार, विनिमय, पट्टा या अनुदान द्वारा। इसके अलावा नगरपालिका अपने कार्यों के निर्वहन हेतु किसी दानदाता से अनुदान भी ले सकती है। नगरपालिका पूर्त और धार्मिक न्याय अधिनियम 2020 के तहत ट्रस्ट की लाभार्थी बन सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न 20 है, नगरपालिका को संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति धारण करने की शक्ति का उल्लेख राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 9 की किस धारा में है? सही उत्तर है ऑप्शन 2, धारा 67। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 67 में के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों के लिए नगरपालिका को नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर या बाहर संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति धारण करने की शक्ति होगी। यह संपत्तियां दान द्वारा प्राप्त या क्रय द्वारा प्राप्त या जंगम तथा स्थावर संपत्तियां हो सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन 2, 67। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन है, राज्य सरकार द्वारा आश्रित की गई संपत्ति सहित संपूर्ण संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी। दूसरा कथन है, राज्य सरकार को संपत्ति को प्रबंधन तथा नियंत्रण करने का अधिकार होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, यानी न तो एक न ही दो। अर्थात अगर हम इस अधिनियम की बात करें तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 68 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित की गई संपत्ति को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति नगरपालिका में निहित होगी। यानी यहाँ पर इसका जिक्र नहीं है, विशेष रूप से आरक्षित की गई संपत्ति को छोड़कर, यानी इसमें सहित है, तो ये कथन गलत होगा। विशेष आरक्षित की गई संपत्ति इसमें नहीं आएगी। इसी तरह से नगरपालिका को संपत्ति का प्रबंधन नियंत्रण करने का अधिकार होगा तथा संपत्ति को न्यासी ट्रस्टी के रूप में धारण करेगी, जबकि यहाँ लिखा है राज्य सरकार, तो इसका सही, ये भी कथन गलत है। तो दोनों ही कथन गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, न तो एक न ही दो। प्रश्न 22 है, नगरपालिका द्वारा संपत्ति की तालिका और मानचित्र किसके कार्यालय में जमा करवाई जाती है? नगरपालिका द्वारा संपत्ति की तालिका और मानचित्र किसके कार्यालय में जमा करवाई जाती है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 74 के अनुसार नगरपालिका अपनी समस्त स्थावर संपत्तियों की एक तालिका और मानचित्र बनाएगी। इन तालिका और मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक नगरपालिका द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय के कार्यालय में जमा कराई जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, निदेशक स्थानीय निकाय। प्रश्न 23 है, नगरपालिका आवासन समूह या नगरीय परियोजना का क्रियान्वयन हेतु भूमि को पट्टे, विक्रय, आवंटन, हस्तांतरित करती है तो भूखंडों या आवासन इकाइयों का कम से कम कितने प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवंटित की जाएगी? इसका सही उत्तर है 20%, ऑप्शन 3। यदि किसी आवासन समूह या नगरीय परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए नगरपालिका भूमि को पट्टे पर देती है या विक्रय करती है या आवंटित करती है, हस्तांतरित करती है, इन सभी परियोजनाओं में भूखंडों का आवासन इकाई का कम से कम 20% ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय समूह को आवंटित की जाएगी। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 20%। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा वे कथन चुनिए जो कथन सही नहीं है। यानी यहाँ पर अब गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन है, नगरपालिका अध्यक्ष स्थावर संपत्ति के मामले में वार्षिक विवरण तैयार करेगा। यह कथन गलत है, क्योंकि इसका जो विवरण तैयार करने का काम है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा है, न कि नगरपालिका अध्यक्ष। तो पहला कथन गलत है। इसी तरह से उस वार्षिक विवरण को जिला कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा, यह कथन भी गलत है। यह विवरण जो है नगरपालिका के समक्ष रखा जाएगा। तो दोनों कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 व 2, दोनों ही कथन गलत है। प्रश्न 25 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में सूची 1 धारा
संबंधित प्रावधान से मिलान करना है। पहला है धारा 70। धारा 70 जो है वो भूमि का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, यानी 1 जो है वो 4 से संबंधित है, 4। इसी तरह से धारा 71 जो है 71 वो कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन है, यानी ऑप्शन 1। इसी तरह से धारा 73 जो है, धारा 73 संपत्ति का अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध है, यानी 2। इसी तरह से धारा 74 जो है स्थावर नगरपालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र से संबंधित है, यानी 3। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क के अधीन नगरपालिकाओं के व्यवनाधीन रखी गई भूमि को नगरपालिका भूमि को उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। इसी तरह से इसके लिए दूसरा कथन है, इसके लिए आवेदक को नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का भुगतान करना होगा। यह कथन भी सत्य है। यह प्रीमियम राशि केवल राज्य की संचित निधि में जमा होगी। यह कथन गलत है। यह प्रीमियम राशि राज्य की संचित निधि और नगरपालिका की संचित निधि दोनों में जमा होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। यह कथन गलत है। प्रश्न 27 है, नगरपालिका के किस कार्य के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक आवश्यक अनुबंध कर सकता है? इसका उल्लेख किस धारा में है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 72 के अनुसार पहला कथन है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑगमेंटेशन योजना हृदय की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई। यह कथन सत्य है। इतर योजना के तहत 10 शहरों को विकास के लिए चिन्हित किया गया। यह कथन गलत है। इस योजना के तहत 10 शहर नहीं 12 शहरों को चिन्हित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। केवल दूसरा कथन जो है वह गलत है, पहला कथन सत्य है। प्रश्न 30 है, आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है, हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? हृदय योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? इसका सही उत्तर है अजमेर, ऑप्शन 4। अजमेर को हृदय योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 12 शहरों को चुना गया जिसमें अजमेर भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 अजमेर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।